हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने पहले की दो क्लासेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की है। ये क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या होते हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है। और फिर पिछले ही क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज आयनिक कंपाउंड से लेकर जितने भी टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में वो सारे ही एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं टॉपिक से सवाल ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक को हम बड़े अच्छे वे में एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो आपको समझ नहीं आती है, जो चीजें आपको टफ लगती है समझने में, हम उन्हें भी कोशिश करेंगे कि हम उसे और अच्छे से समझ सके और ताकि आपको कोई भी इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ या दिक्कत ना हो। तो आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। यानी जो मेटल्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। क्या वो, अगर हमारे पास सोना है तो क्या सोना जिस फॉर्म में जिस तरीके से हमें दिखता है क्या वो असली में जो अर्थ पर है वो वैसे ही मिलता है। तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी धातु जिस कंडीशन में हमें दिख रहा है वो उस कंडीशन में नहीं मिलता है। हम उसे प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करके उस जो हमारे पास एलिमेंट है रहता है उसकी हम जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हम निखारते हैं, उसे अलग अलग चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही अब मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये मेटल्स जो होते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं और उस फॉर्म से इस प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस करके हम इसे जो है इसकी वैल्यू जो है इस मेटल की जो भी एलिमेंट हमें मिला उसकी वैल्यू कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको अलग अलग चीजों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्योरीफाई करते हैं, इन प्रोसेस को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम क्या करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंसेस ऑफ मेटल्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है। उन टर्म्स को हम पहले देख लेते हैं कि वो टर्म्स क्या होती है। जैसे मिनरल्स आ जाते हैं, मिनरल्स। तो ये मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उसको हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे फिर हम इसके स्टेप में पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल्स क्या होता है, फिर क्या होता है द एलिमेंट और कंपाउंड, द एलिमेंट और कंपाउंड आर प्रेजेंट naturally on earth crust is called minerals। तो ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड ये प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, हम इसे बनाते ही, सिंथेटिक नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स में क्या आ जाएगा कि मिनरल्स जो है वो नेचुरली होता है, ठीक है, ये नेचर से होता है। और ये क्या होता है अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पे हम रहते हैं, जैसे ये घास फूस है, ठीक है, गार्डन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ क्रस्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे अर्थ क्रस्ट, है ना, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। फिर इसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है ना, मेंटल। जब लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ोगे तो उसमें होता है ना मेंटल, फिर इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ क्रस्ट यानी जो अर्थ की जो ऊपरी सतह है उस पर जो पाया जाता है वो मिनरल्स कहलाता है, जो नेचुरली पाया जाए, ठीक है। तो ये मैं वही बता रहा था, ये अर्थ के लेयर्स होते हैं, तो उनमें से एक अर्थ क्रस्ट होता है जो कि सबसे टॉप की लेयर होती है जिसपे हम लोग सर्वाइव करते हैं। जो भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है जो उसके ऊपर रहते हैं वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर हम लोग रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिनरल्स के बारे में हमने जान लिया। तो अब हम बढ़ते हैं ओर के ऊपर। ओर क्या होता है, ओर्स लिख दे एक से ज्यादा। और क्या होता है, और भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाता है। तो और भी क्या है, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका है। मतलब ये इन चीजों में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या होता है, जो मिनरल्स होता है वो कम या ज्यादा पाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो परसेंटेज में ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जैसे हमें किसी जगह पे गोल्ड मिला, अब वो क्या, वो हमारे लिए मिनरल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में है और वो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यानी उसको प्यूरिफाई करके जब उसे प्योर फॉर्म में निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। तो उसी चीज को हम और बोलेंगे, मिनरल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो मिनरल्स जो हाई परसेंटेज में पाए जाते हैं, मिनरल्स आर minerals that contain high percentage
ऑफ मेटल, मेटल मेटल यहां पे लिख लो पर्टिकुलर मेटल, पर्टिकुलर मेटल, मेटल मेटल्स, मेटल्स प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड, extracted from it such minerals are, such minerals are called ore। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अगर वो हाई परसेंटेज में पाया जा रहा है, हाई परसेंटेज में यानी उसकी मात्रा ज्यादा है किसी पर्टिकुलर मेटल की, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, जो भी हमें धातु मिले हैं, जो भी मेटल या नॉन मेटल जो भी मिला है, अगर वो पर्टिकुलर, जैसे सोना है तो सिर्फ सोना ही, तांबा है तो सिर्फ तांबा ही, वो पर्टिकुलर मेटल अगर ज्यादा परसेंटेज में यानी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और उस वो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके एक प्रॉफिटेबल हो सकता है, मतलब हमें उससे फायदा मिल सकता है बहुत ज्यादा, तो उस मेटल को, उस मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, तो ओर और मिनरल्स के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब हम एक टेबल बनाएंगे, जो पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हेडिंग है, इसको हैशटैग लगाएंगे। तो अब हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी मेटल जो भी जिस भी फॉर्म में मिलेगा हमें उस फॉर्म से उसे प्योर फॉर्म में लाना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। किससे करना है, ओर से करना है। अभी हमने पढ़ा ना ओर क्या होता है, तो उसी ओर से हमें सिर्फ मेटल, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके प्रोसेस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप आ जाता है, इसमें स्टेप्स लिख रहा हूं कि इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर आ जाता है इसमें थर्ड स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम बढ़ते हैं आगे, इनको और एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में हम जानेंगे कि इन चीजों को करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप इन स्टेप्स को लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे एक टेबल बनानी है मुझे, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना। अब एक टेबल बनानी है, सबसे पहले आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर इसके बाद इसके तीन पार्ट होंगे, मेटल्स विद, यहां पे होगा मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, यहां पे होगा मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, और यहां पे जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें आ जाता है जैसे, तो इसमें पहले आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस इन ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, मोल्टन ओर, ओर को नीचे लिख दीजिए, यानी जो मोल्टन स्टेट में ओर का जो मोल्टन स्टेट होता है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम जो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये मेटल है, तो इनका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं मोल्टन स्टेट में, यानी लिक्विड फॉर्म में। मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, हाँ वहां पे
तो वहां पे इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वहां से हमें मेटल जो होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी में का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें प्योर मेटल जो होता है, प्योर मेटल हमें मिल जाता है। जिन मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है, अगर आप उसका मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो प्योर मेटल हमें मिल जाएगा, जो कि हमें करना है, ठीक है। तो इसमें इतने स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें आ जाती है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहला तो आ जाता है यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बोनेट और, कार्बोनेट और, ठीक है, कार्बोनेट और यहाँ पे सल्फाइड और, सल्फाइड और, क्योंकि जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के आ जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो नेचर में होते हैं हमें दो टाइप्स में मिलते हैं, या तो कार्बोनेट और के फॉर्म में मिलेगा या तो सल्फाइड और के फॉर्म में मिलेगा। तो ये दो चीजें आ जाती हैं, इन दोनों में अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, कैल्सिनेशन, और इसमें रोस्टिंग, ठीक है। रोस्ट वाला रोस्ट नहीं, रोस्ट वाला, अरे ये वाला रोस्ट यार, रोस्टिंग, ठीक है, वो रोस्ट करने वाला नहीं, ये रोस्टिंग, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ता है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होता है और कैसे करना होता है। अभी आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लो और अपने माइंड में छाप लेना एकदम, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें रोस्टिंग प्रोसेस से जाना पड़ता है और यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फिर यहाँ पे आगे बात करेंगे, और यहाँ पे ये जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होने के बाद यहाँ पे इनमें जो होता है मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। और मेटल ऑक्साइड में से आपको मेटल निकालना है तो इसका तो सिंपल सा है, चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था, कौन सा, कार्बन से रिएक्ट करा दो। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था ना, कॉपर ऑक्साइड है ना, अगर इसका रिडक्शन कराना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एक तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते थे, तो ये क्या बना लेता था, CO, कॉपर है बाहर निकल जाएगा, प्लस में यहाँ पे H2O निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ कि हमें कॉपर मिल गया प्योर में और ये हाइड्रोजन ने इसका रिडक्शन करा लिया। तो ऐसे भी कोई भी यूज कर सकते हैं हम रिडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन यूज किया था, कहीं पे कार्बन भी हो जाता है, जैसे मैं बताऊं आपको। तो फिर पहले स्टेप्स इसके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल्स हो जाता है, रिडक्शन ऑफ मेटल्स। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है, प्योर मेटल गेट हो जाता है, ठीक है। ये वाले आपको आई होप समझ आ गए होंगे कि ये दो फॉर्म में पाया जाता है। मैं इसे समराइज कर देता हूँ। जो मीडियम रिएक्टिविटीज के जो मेटल होते हैं ये नेचर में दो टाइप्स में पाया जाता है, या तो वो कार्बोनेट और के फॉर्म में होगा या तो वो सल्फाइड और के फॉर्म में होगा, ठीक है। कार्बोनेट और के फॉर्म में है तो उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सल्फाइड और में है तो रोस्टिंग के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड में से इसका मेटल का रिडक्शन कराना पड़ता है। अब रिडक्शन आप कैसे भी करा सकते हो, चाहे आप उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा लो, हीट लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी पास करा लो, या फिर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया था तो अलग हो गया, कार्बन से करा लो, मतलब आपको रिडक्शन कराना चाहे कैसे भी कराओ, कोई भी प्रोसेस से, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद जो रिडक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मीडियम रिएक्टिविटी वाला समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लो रिएक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फाइड और के फॉर्म में ये भी मिलता है, सल्फाइड और, इसको भी रोस्टिंग से जाना पड़ता है। बस इतना ही स्टेप सेम है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी मेटल ऑक्साइड बनेगी इसका यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है। तो रिफाइनिंग एक सेकंड, रोस्टिंग के बाद यहाँ पे आकर रिफाइनिंग कराना पड़ता है, फिर मेटल गेट हो जाता है। अब आप इसे पहले कॉपी में लिख लो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इजी है। पहले में क्या है, मैं एक बार शुरू से बता दे रहा हूं। जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की है ना, तो स्टार्टिंग के तीन मेटल ले लो, ठीक है। कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बस कैल्शियम और मैग्नीशियम तक ले लो। ये क्या हो जाएंगे, हाईली रिएक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, अगर कोई मीडियम रिएक्टिविटी का, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बस ये चार हाइड्रोजन से ऊपर और मैग्नीशियम से नीचे वाले जितने भी है वो सारे मीडियम रिएक्टिविटी में आ जाएंगे।
जिन्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी वही समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मीडियम रिएक्टिविटी का कोई मेटल है, उसका वो तो कार्बोनेट और के फॉर्म में मिलेगा या फिर सल्फाइड और के फॉर्म में मिलेगा, इन दो फॉर्म में मिल सकता है। कार्बोनेट और के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करानी है, सल्फाइड और के फॉर्म में है तो रोस्टिंग करानी है। ये दोनों मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड से हमें रिडक्शन कराना है, किसका? मेटल का कराना है। मेटल का रिडक्शन हो जाएगा तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। रिडक्शन आप किसी भी प्रोसेस से करा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, जो लो रिएक्टिविटीज क्या आते हैं, जैसे हाइड्रोजन से नीचे सारे, हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन से नीचे सारे क्या होते हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चार आते हैं ना, ये चारों लो रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे तो वो सल्फाइड और के फॉर्म में मिलेंगे, उनकी रोस्टिंग करानी है, रिफाइनिंग करानी है, प्योर मेटल। सिंपल, आप इसे लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा दूं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ने में उसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जिन टर्म्स की मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर उसे समझना है तो उनको हम पहले डिफाइन कर लेंगे, तो मैं मिटा दे रहा हूं इसे। अगर किसी का छूट गया हो लिखने का तो वो पॉज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आईएमपी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला क्या आ जाता है? गैंग। अच्छा, ये वो वाली गैंग नहीं है, लड़ाई वाली। इस गैंग का मीनिंग जो होता है वो अलग है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ओर्स, पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं फिर समझते हैं। ओर्स आर यूजुअली contaminated large amount of impurities यानी प्योर ना, उसमें कुछ impurities मिली हो, जैसे such as कह सकते हो आप, मड, सैंड, सॉइल एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग, ठीक है। तो उन ओर्स के गैंग किन्हें कहते हैं? वो ओर्स कहलाते हैं जो कि यूजुअली कंटेमिनेटेड, मतलब कंटेन करते हो, क्या कंटेन करते हो? लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी ज्यादा मात्रा में, इम्प्योरिटीज यानी कुछ अवशेष पदार्थ, कुछ अवशेष चीजें जो मिली हो, जैसे कीचड़ हो गया, मड, सैंड यानी रेत, सॉइल, ये सब चीजें जो हो गई, उन ओर्स को गैंग कहते हैं। जिन ओर्स में ये सब पाए जाते हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं, एक नया नाम दे दिया, ठीक है। फिर अगला टर्म्स आ जाता है। तो बच्चों आपने ये समझ लिया होगा। अब मैंने जब अभी आपको टेबल बनाई थी उसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन नाम का शब्द आया था, है ना। अब उन शब्द की मीनिंग क्या है और मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम उन्हें डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्ट करो, नहीं मत करो, रोस्ट नहीं करना। तो रोस्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेसिंग विधि है जिसमें सल्फाइड ओर को, जैसे रोस्टिंग में क्या होता है कि हम ये जो ओर्स, मतलब ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिला है, हमें जो भी हमें मिला है अर्थ क्रस्ट में, जो सल्फाइड फॉर्म में है, उसको हम क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ एयर, यानी एयर की प्रेजेंस में, एयर की ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस में हम उसे ओवरहीट करते हैं। ओवरहीट करने से क्या होता है? उसका जो मेटल सल्फाइड फॉर्म में है वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म में हो जाएगा, और ऑक्साइड फॉर्म से हमें रिडक्शन कराना आता है ना। तो ये क्या होता है? द सल्फाइड ओर, आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय heating in the presence of excess air, ठीक है। तो उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में जिंक सल्फाइड बुक का एग्जांपल है, अगर आप इसे
हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, हाइड हो रहा है, इसको हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर। अब मैंने बताया था कि एयर जब इसमें यूज हो तो इसका मतलब एयर में जितने भी गैसेस मिक्सअप वो सारे नहीं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की बात हुई है। एयर लिखा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी गैसेस है उन सबसे रिएक्ट करा रही है, एयर का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, ठीक है, ऑक्सीजन से। और क्या कराना है, हीट, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट कराने से क्या होता है, सल्फर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में एक गैस निकल जाएगी SO2। तो ये तो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो निकल गई। अब हमारे पास ये बचा जिंक ऑक्साइड। अब हमें इसमें से हमें सिर्फ प्योर जिंक चाहिए, तो हम इसका रिएक्शन किससे करा सकते हैं, कार्बन से करा दें जैसे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिंक तो निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ये भी निकल जाएगी। हमारे पास क्या प्योर मैटर बच गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है जिंक सल्फाइड। लेकिन मैं पहले लिख देता हूं उसके बाद बताऊंगा। जिंक सल्फाइड बोलते हैं इसे, ठीक है, जिंक सल्फाइड। और ये तो इसका केमिकल नेम हो गया, इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं कॉमन नेम में, और जिंक सल्फाइड तो है ही है। तो ये समझ आ गया कि रोस्टिंग प्रोसेस जो होती है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में कैसे काम आती है। तो अब हम बढ़ते हैं कैल्सिनेशन के ऊपर। तो कैल्सिनेशन आप इसे पहले लिख लीजिए, फिर हम कैल्सिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेटल का क्या कराया, रिडक्शन कराया। तो इस प्रोसेस को लिख लेना कि ये रिडक्शन हुआ है ना, ये रिडक्शन में आ जाएगा। हमने मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें दो प्रोसेस लगे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कैल्सिनेशन के ऊपर। कैल्सिनेशन, the carbonate ore are converted into metal oxide in the presence of excess air, ठीक है। मेटल ऑक्साइड यहां पे क्या हो जाएगा, बाय हीटिंग मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग strongly in the presence of limited air. This process is called रोस्टिंग, ठीक है। तो बच्चे कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, जो दो कार्बोनेट और हमारे पास कार्बोनेट और है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। और वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे होता है, बाय स्ट्रांगली हीट। जब हम उसको ज्यादा हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, यानी इतनी एयर होनी चाहिए कि वो जो हम हीट कर रहे हैं वो हीट हो पाए, लिमिटेड एयर होनी चाहिए। और इसको हीट कितना करना है, स्ट्रांगली, यानी ज्यादा हीट करना है, तो उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, ठीक है। एग्जांपल में जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड में और प्लस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये क्या, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट फॉर्म में इसको हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये निकल जाएगी, ये बचेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में से कैसे हमें जिंक सेपरेट करना है, ये आपको पता है कि कैसे कर सकते हो, बाय द रिडक्शन आप कार्बन से करा लो तो इजी रहेगा, जो कि हमने रोस्टिंग प्रोसेस में भी देखा। बच्चों यहाँ पे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसे कंटिन्यू करेंगे, जैसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, इन्हें अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।
और समझेंगे। आई होप आपको मैंने जितना बताया वो समझ आ गया होगा, ये प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा, और जो मैंने टेबल बनाई थी वो भी आप उसे याद कर लेना, जिससे हमें क्या होगा, आसानी होगी कि अगर हमारे पास लेड है तो लेड को आप कैसे सेपरेट करोगे अगर वो इसमें सल्फाइड फॉर्म में। तो लेड क्या होता है, मीडियम रिएक्टिविटी का होता है ना। तो उसका आप क्या करोगे, वो अगर लेड सल्फाइड में है तो उसका रोस्टिंग प्रोसेस कराओगे, फिर उसका रिडक्शन कराओगे। तो ये सारी अगर आपको रिकॉल रहेगी तो आप इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट आप अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा हो।